Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ and I am Economics Optional Faculty here. तो अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खासकर ऑप्शनल के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा सब ग्रुप है या सब क्लासिफिकेशन है हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर का, उसमें एक सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक के ऊपर, हाउ आर गुड्स क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये गुड्स क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रिसेंटली आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे होंगे इंटरव्यू के, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑप्शनल पेपर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते, बिकॉज हम लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग वो ओवरलैप कर जाता है जीएस, आपके जीएस पेपर के साथ। और आपकी कॉमन टेंडेंसी भी होनी चाहिए कोई नई चीज़ समझने की या जानने की, जो आपको इंटरव्यू या हो सकता है प्रीलिम्स में काम आ जाए। और मेंस में तो आएगा ही, ऑप्शनल में तो आएगा ही, लेकिन हो सकता है आपको प्रीलिम्स और आपके इंटरव्यू में भी हेल्प कर दे। तो मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होते हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आज हम लोग वो जानेंगे। बट उससे पहले लेट्स सी वन मोर थिंग, that if you want the PDFs and value added material, VM value added materials with current affairs and MCQ coverage, ठीक है। अब ये MCQ अभी नहीं जा रहा है, but yes, by the time the budget comes, जो कि 1 तारीख को आने वाला है, we will start having at least 4 to 5 MCQs daily, so that you have a great broad knowledge of economics and economic affairs of the country, जो कि प्रीलिम्स में आने वाला है। तो आपका करंट अफेयर ये MCQ है, ये प्रीलिम्स बेस्ड होगा, क्योंकि मेरा पेपर यानी कि ऑप्शनल पेपर या मेंस का पेपर देने से पहले प्रीलिम्स की जो बाधा है आपको पार करनी है। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो 20 क्वेश्चन आते हैं प्लस 5 पॉलिसी से, यानी लगभग 25 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो बाधा पार करने में हम आपकी जो मदद कर सकते हैं ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आपको PDF चाहिए, वैल्यू एडेड मटेरियल्स, या फिर चाहिए कुछ नॉलेजेबल आर्टिकल्स जो आई कीप ऑन शेयरिंग इन दिस ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ये टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज सब्जेक्ट, तो यू कैन राइट टू मी हियर ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे DM कर सकते हैं अपने डाउट्स को लेके। आई एम अवेलेबल, बट आई विल अगेन वेरी यू ऑल ऑफ यू, सबको, जो हम सबको बोलते हैं तो आपको भी बोल रहे हैं कि कम यूज़ करिए इंस्टाग्राम, यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट। ऐसा ना हो कि एडिक्शन हो जाए इंस्टाग्राम का। आई डोंट यूज़ इट अनलेस अंटिल सम मैसेज पॉपअप्स, अगर स्टूडेंट का मैसेज होता है आई यूज़ इट, उसके अलावा हमको आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट मीन्स earlier also I had no account on Instagram। ठीक है, तो this is for the students, I use it for your welfare, you use it for your own welfare, so इस बात का ध्यान रखें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वो है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पहले समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस यानी पब्लिक के लिए किया गया, पब्लिक के खर्चे के लिए या पब्लिक गुड्स के लिए किया गया सरकार द्वारा खर्चा, वो है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, क्या कर सकती है सरकार, जैसे आपके लिए पब्लिक पार्क बना सकती है, आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना सकती है, आपके लिए मेट्रोज बना सकती है, हो सकता है पब्लिक स्पोर्टिंग इवेंट्स करा सके, या हो सकता है ओपन जिम्स बना दे। तो ये सब पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है, यानी गवर्नमेंट द्वारा किया गया वो काम जो पब्लिक के लिए है और उसमें जो खर्च हो रहा है वो पब्लिक फाइनेंस है। सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच इंक्लूड स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड डेफिसिट एंड टैक्सेशन इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। यानी जो बजटिंग होती है सरकार की, जिसमें वो पॉलिसीज़ के लिए बजट भी बनाती है और साथ ही साथ कहाँ इन्वेस्ट करेगी और कहाँ स्पेंड करेगी। स्पेंड लाइक सब्सिडीज, इन्वेस्ट लाइक कैपिटल, जैसे रोड्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म। सब्सिडीज़ दे रही है, पेंशन दे रही है, इनकम दे रही है, ये आपके खर्चे हैं सरकार के। टैक्स आपसे ले रही है, तो वो खर्चे करने के लिए कहाँ से धन लाएगी सरकार, बजट का एक हिस्सा वो भी है। यानी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्लियर है ये? ओके, ये आपके GS में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। जैसे द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी, रिकॉग्नाइज एंड सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑन हाउ, वाई and when it would intervene in the economy to bring changes in the market। यानी मान लीजिए कि अभी पेंडेमिक आया,
तो ऐसा तो है नहीं ना कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ खुद से कर लेगा। इट नीडेड अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से उसको सपोर्ट चाहिए था। वो सपोर्ट क्या था कि भाई देखो देयर इज नो डिमांड इन द इकोनॉमी बिकॉज इकोनॉमिक शटडाउन हो गया था। डिमांडर्स कह रहे थे, यानी हम कंज्यूमर्स कह रहे थे कि भाई सप्लाई ही नहीं है मार्केट में। वाई? बिकॉज द फैक्ट्रीज वर क्लोज फॉर वन ईयर, 1.5 ईयर। देयर वर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। तो ये जो मिसमैच हुआ डिमांड सप्लाई का, जिसकी वजह से एक मार्केट फेलियर की सिचुएशन आई, ठीक है, मार्केट क्रम्बल कर सकता था, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था उस टाइम। तो गवर्नमेंट आती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। कहाँ बढ़ाती है? लोगों को फ्री वैक्सीन दे रही है, खाना दे रही है, ठीक है, सस्ते दर पे लोन्स दे रही है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज आ रहा है। दिस इज वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को कब इंटरवीन करना है, कितना करना है, किस टाइम करना है, किसके लिए करना है, इसकी स्टडी भी है क्या? पब्लिक फाइनेंस। तो हम लोग ये समझ गए कि पब्लिक फाइनेंस है क्या? ये है सरकारी खर्चे जो सरकार अपने देश के ऊपर करती है या देशवासियों के ऊपर कर रही है। वो कब करना है, कितना करना है, उसी की स्टडी है, उसी की नॉलेज है, वो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। What are the two major attributes of goods classification? तो ये दो हैं, पहला rivalrous और दूसरा excludable, ठीक। हाँ, हो सकता है कि आप जनरली मेरे को लिखते हुए देखते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे पहले से नॉलेज लिखी हुई है। डोंट वरी, आई विल टॉक टू यू, ठीक है। ये हमारे पेड क्लास का एक हिस्सा है, ठीक है। ये नोट्स जो हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उसका। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट आई हैव गिवन हियर सो दैट आपको थोड़ा आसानी हो कम से कम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राइवलरस की। व्हाट आर राइवलरस ग्रुप? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, इसलिए थोड़ा ध्यान भी दे सकते हो। राइवलरस ग्रुप या एक्सक्लूडेबल ग्रुप्स गुड्स क्या होते हैं? तो राइवलरस मीन्स कि अगर किसी एक जन के पास वो गुड है तो सिर्फ वही उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। वो यहाँ लिखा है, इफ वन पर्सन कंज्यूम्स अ गुड नो अदर पर्सन कैन कंज्यूम इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एप्पल है, खाने वाला एप्पल, ठीक है, फोन वाला, अब फोन वाला भी है तो भी चलिए आपके पास खाने वाला ना सही, फोन वाला एप्पल है, यू हैव एन एप्पल डिवाइस, ठीक है, देन ओनली एंड ओनली यू कैन यूज दैट डिवाइस, ठीक है, बिकॉज दैट बिलोंग टू यू। और if you have an apple, खाने वाला एप्पल, only you can consume it because the apple is a good that you have bought, ठीक है, वो आपका है, आप खाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और का अधिकार आपके एप्पल के ऊपर नहीं है, किसी और का अधिकार आपके कार के ऊपर नहीं है, किसी और का अधिकार आपकी बाइसाइकिल, आपकी बाइक, आपके स्कूटर के ऊपर नहीं है। तो दैट मेक्स अ गुड राइवलरस। तो जनरली जो प्राइवेट गुड्स होते हैं, जो आपने अपने खर्चे से खरीदे हैं, वो आपका अपना है, किसी के साथ आपको बांटने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल यू वांट इट टू। नो अदर पर्सन हैज द राइट ओवर योर गुड। तो दैट मेक्स अ गुड व्हाट? राइवलरस। ये है राइवलरस ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज हैविंग अ पेस्ट्री। हमने एप्पल का एग्जांपल लिया, यहाँ पे पेस्ट्री का एग्जांपल है। आप वो भी समझ लीजिए कि आपके पास एक पेस्ट्री है, आपने खरीदी जाके अपने फेवरेट बेकरी से, अब आप खा रहे हैं, तो उस पेस्ट्री पे और किसी का अधिकार नहीं है, जिसकी वो पेस्ट्री है बस उसका अधिकार है। दैट मेक्स दैट पेस्ट्री अ राइवलरस ग्रुप, ठीक है। बाकी सब आपके राइवल्स हैं, वो पेस्ट्री आपकी है, एवरीवन एल्स इज अ राइवल, कोई और उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ? राइवलरस मीन्स जो आपका है वो आपका है और किसी और का नहीं है, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन राइवलरस। अगर हम नॉन राइवलरस की बात करें, मतलब सबका है, ठीक है, जैसे एक पब्लिक पार्क है, सबका है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा एक्सक्लूडेबल, ठीक है। गुड्स कैन बी राइवलरस, नॉन राइवलरस, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, बट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं राइवलरस या एक्सक्लूडेबल, ठीक है। एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? मीन्स यू कैन एक्सक्लूड समवन फ्रॉम यूजिंग दैट गुड, ठीक है। यू कैन एक्सक्लूड समवन फ्रॉम यूजिंग दैट गुड। अब वो एक्सक्लूजन कैसे आएगा? सिंस हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो एक्सक्लूजन आता है पेमेंट से। Those who have paid for the good, only they can use the good. Those who have paid for the good, only they can. जैसे कि आप गए बाजार, आपने खरीदा एक एप्पल का डिवाइस, एक सैमसंग S25, ओनली यू एंड ओनली यू कैन यूज दैट S25. वाई? बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट एंड एक्सक्लूडेड एवरीवन एल्स अराउंड यू टू यूज योर डिवाइस। सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे वो डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक थिएटर में जाते हैं, तो जिस सीट के लिए आप पैसा देते हैं, उस सीट पे सिर्फ और सिर्फ आप बैठते हैं,
Why? Because you have excluded everyone else. You have reserved a seat, let's say I13 और I12. तो उस I12 सीट पे आपका अधिकार है. Everyone else is excluded. Why? Because you have paid for the seat. तो पेमेंट के बेसिस पे एक्सक्लूजन गुड्स को बनाता है एक्सक्लूडेबल. ठीक है. So a good is excluded if you can prevent others from using it. And how you can prevent others from using it? Because you have paid for it. आप ट्रेन में गए, AC 2 टियर का टिकट लिया, रिजर्व कराया. स्लीपर के बारे में हम ये बात नहीं कर सकते, उसमें कोई भी घुस सकता है. मान लीजिए कि आपने AC 2 टियर का टिकट कराया, तो जो सीट नंबर आपको टिकट पे मिला है, वो सीट पे सिर्फ आप बैठ सकते हैं. Everyone else is excluded. Why? Because you have paid for that seat. For example, the one who pays to watch a cricket match in stadium can enter. Rest everyone else is excluded. जो पे किया है वो अंदर जाएगा, जो पे नहीं किया है वो बाहर रह जाएगा. Excluded. ठीक है. इसी तरह थिएटर में जो पे किया है वो अंदर जाएगा, अपनी सीट पे बैठेगा. जो पे नहीं किया है वो PVR आइनॉक्स में नहीं जाएगा. ठीक है. तो दो तरह से हम गुड्स को देख लिया. राइवलरस यानी जो आपका है वो सिर्फ आपका है, बाकी सब आपके राइवल. और एक्सक्लूडेबल यानी अगर आपने पे किया है, जिसने पे किया है वो यूज करेगा, जिसने नहीं किया वो एक्सक्लूडेड, बाहर. ठीक है. तो हो गया राइवलरस और एक्सक्लूडेबल, दो तरह का गुड. अब हम देखते हैं कि इसी दो टेंडेंसीज को लेके कैसे हम गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट में. ठीक है. बट उससे पहले थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच, ठीक है, 2026 वालों के लिए, जो भी 2026 टारगेट कर रहा है और ऑप्शनल नहीं लिया हुआ है. आई एम टेलिंग यू दिस इज द ऑप्शनल दैट हैज द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो. इट्स ईजी टू कॉम्प्रिहेंड. ठीक है. इट जस्ट रिक्वायर वन थिंग, योर सिंसियरिटी ऑन योर ब्रेन. तो अगर आपको अपने दिमाग, अपने बल पौरुष पे भरोसा है कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है, आप सिंसियर हैं, आप मेहनत करने को तैयार हैं, और साथ में क्लास के साथ ही और मेंस की टेस्ट सीरीज आते आते एम्पल अमाउंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने को तैयार हैं, सो दैट आपका प्री से लेकर इंटरव्यू विद द ऑप्शनल साथ में तैयार हो इकोनॉमिक्स का. तो दिस ऑप्शनल इज़ फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन अगर आप 2026 के लिए, तभी 25 वालों के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि ये बैच खत्म होते होते लगभग जून जुलाई हो जाएगा. जून हो जाएगा, कम से कम 6 महीना लगता है ना. हाँ, तो ये फेब का बैच है, जुलाई हो जाएगा, 6 महीना तो लगेगा. तो अगर आप जुलाई तक पढ़ने को तैयार हैं तभी लेना. लेकिन ये 2026 वालों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि जुलाई इज़ लाइक कि आधा साल खत्म हो गया है. आधे साल में अगर आपने अपना कंप्लीट कर लिया बैच जुलाई अगस्त तक विथ इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट, तो आपके पास 5 महीने हैं ऑप्शनल को रिवाइज करने का, राइटिंग प्रैक्टिस करने का, और साथ ही साथ फिर जब जनवरी आता है तो प्रीलिम्स की तरफ घूम जाने का. आपका कॉम्प्रिहेंसिव 1 साल में तैयारी हो जाएगी ऑप्शनल की, और उसके बाद आप प्रीलिम्स की तरफ जा सकते हैं. तो ये एक बड़ा ही सही मौका है आपके लिए ऑप्शनल को चूज करने का. हाँ, ये एक ट्रेडिशनल ऑप्शनल नहीं हो सकता है आपके भैया दीदी कलीग्स के मुंह से आपने ये बात ना सुनी हो इकोनॉमिक्स के बारे में, बिकॉज वो उनका सब्जेक्ट था, उनका टाइम था. अब आपका टाइम है. इट्स योर टाइम टू मेक अ चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू बी इन द लिस्ट, इन द रैंक और नॉट. अब वो आप दूसरे के भरोसे नहीं जा सकते. इसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे. बट स्टिल लेट मी टेल यू, सिंस रिपब्लिक डे सेल इज गोइंग ऑन, और ये 27 जनवरी तक ये सेल चलने वाली है, याद रहे 27 जनवरी तक, यानी मंडे तक ये सेल है. और अगर 27 जनवरी तक आप हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के इंपॉर्टेंट बैच, यानी इंपॉर्टेंट बैच फॉर 2026 के लिए एनरोल करते हैं, तो आपके लिए कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 12,999 से. अब याद रहे हम स्टार्ट बोल रहे हैं, स्टार्ट क्यों बोल रहे हैं वो देखते हैं, बट याद रहे कि ये कोर्स 10 फरवरी को लॉन्च हो रहा है. हमारा ओरिएंटेशन सेशन यानी फर्स्ट क्लास टू अंडरस्टैंड व्हाट हु आर यू ऑल एंड हु एम आई, वो 10 फरवरी को आएगा. ठीक है. तो 10 फरवरी से पहले अगर आप इस सेल का फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे कोर्स मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड HS Live. रिमेंबर दिस इज द सीनियर फैकल्टी कोड HS Live. अगर आप यूज़ करेंगे अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है सेल के टाइम में. अच्छा, बट हमने कुछ एक नई चीज़ें लॉन्च की हैं सीखते हुए और बच्चों के डिमांड पे भी, वो है हमारा मेंटरशिप कोर्स. मेंटरशिप क्यों? बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड अ गोल्ड एंड अ प्लैटिनम पैकेज. ठीक है. तो जो हमारा प्लैटिनम पैकेज है, सबसे पहली बात अंतर क्या है वो देख लेते हैं, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट अंतर क्या है वो बता देता हूँ. अंतर यह है कि प्लैटिनम में आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग,
आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन एंड कांस्टेंट मेंटरशिप 24/7 अवेलेबल है विथ मोर वैलिडिटी, जो गोल्ड में नहीं है. सो आई विल ask you or suggest you to prefer the platinum package over the gold package, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गोल्ड पैकेज लेते हैं तो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, इवैल्यूएशन आपके आंसर्स का नहीं मिलेगा. तो तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने का अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप फिर मार्केट जाइएगा 20,000 की अलग से टेस्ट सीरीज़ खरीदिएगा, या इवन स्टडी IQ में आप इकोनॉमिक्स की अलग से टेस्ट सीरीज़ खरीदिएगा, तो इट विल गो ऑन एंड कॉस्ट यू मोर. सो इट्स बेटर कि आप प्लैटिनम पैकेज लीजिए, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है, मेंटरशिप मिल रही. सबसे बड़ी बात ये है आजकल बच्चों को मेंटरशिप की ज़रूरत है कि कॉन्स्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई हो. Okay, so there are two packages, gold and platinum. Just use the code HS Live and use it before 27 यानी 27 जनवरी तक, जब तक सेल है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारा मेंटरशिप कोर्स का पैकेज है. याद रहे गोल्ड में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, प्लैटिनम में टेस्ट सीरीज मिलेगी. तो मेक अ वाइज डिसीजन. आई विल सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज के साथ लें, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं कि बिना टेस्ट दिए आप यूपीएससी में एक्सेल कर सकते हैं तो दैट्स अप टू यू, दैट्स योर चॉइस. आप गोल्ड भी ले सकते हैं. बट अगर आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन चाहिए तो प्लैटिनम इज द पैकेज फॉर यू. उसमें वैलिडिटी भी ज़्यादा है. जस्ट यूज द कोड HS Live. इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट यूज द कोड HS Live. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम 4 भाग में अपने गुड्स को डिवाइड करते हैं: एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरस एंड नॉन राइवलरस. ठीक है, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवलरस एंड नॉन राइवलरस. तो ऐसे गुड्स जो राइवलरस हैं और एक्सक्लूडेबल भी है, मतलब जो आपका है वो आपका है और जिसके लिए आपने पे किया है सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं प्राइवेट गुड्स, लाइक अ कार, अ फोन. कि आपने फ़ोन के लिए पे किया तो वो फ़ोन आपका है. You can exclude anyone else from using it. ठीक है ना? Also, since that is your phone, only you can use it. तो ये हो गया एक तरह से rivalrous. बाकी सब आपके rivals हैं. ये फ़ोन आपका है and only you can consume the data or see the camera, how the camera quality is. ठीक है? अब ऐसे गुड्स जो rivalrous तो हैं but non excludable हैं. rivalrous हैं but non excludable हैं. ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं common goods. ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप गए एक पब्लिक पार्क में. ठीक है, आप गए एक पब्लिक पार्क में. ठीक, ओके, ठीक. और ठीक है, अब इस पब्लिक पार्क में राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है कि इस पब्लिक पार्क में आने से आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. यू कांट एक्सक्लूड. ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक पार्क है, कोई भी आ जा सकता है. ठीक है, कोई भी आ जा सकता है वहां पे. बट वो राइवलरस क्यों है? व्हाई इज इट राइवलरस? इट इज राइवलरस बिकॉज लेट्स से कि यू आर सिटिंग समवेयर. यहाँ पे आपने एक चटाई लगा ली. ठीक, एंड यू आर सिटिंग हियर विथ योर फैमिली. तो only and only you can consume at that point of time from that place in the public park. इसी तरह मान लीजिए कि आप फिशिंग करने गए कभी. ठीक है, अब वो फिशिंग का जो पॉन्ड है वो सबके लिए है, वो लेक सबके लिए है. That fishing lake is for everyone, but the fishes that you catch is only yours. ठीक है, तो ये है क्या हो गया, हमने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया. इट्स नॉन एक्सक्लूडेबल. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पे करके लोगों को उस सर्विस का यूज़ करने से एक्सक्लूड कर सकते, नहीं कर सकते. तो आप फिशिंग पॉन्ड में अगर गए तो वहाँ बहुत सारे लोग आके फिश पकड़ सकते हैं, बट जो फिश आपने पकड़ी है वो सिर्फ आपकी है. नो वन एल्स कैन ले अ क्लेम ऑन दैट. तो इस तरह से वो फिशिंग लेक क्या हुई, नॉन एक्सक्लूडेबल तो हुई क्योंकि एवरीवन कैन यूज इट, बट द गुड्स आर राइवलरस. जो फिश आपने पकड़ी वो राइवलरस है, जो आपकी फिश है वो आपकी ही रहेगी. ठीक, इसी तरह हम आते हैं नॉन राइवलरस बट एक्सक्लूडेबल गुड्स के ऊपर. तो ऐसे गुड्स होते हैं क्लब गुड्स. ठीक है, यानी एक तरह के प्राइवेट गुड जिसके लिए आपने पे किया है तो सिर्फ आप यूज करेंगे. ठीक है, तो यू कैन एक्सक्लूड पीपल ऑन द बेस ऑफ पेमेंट. जैसे थिएटर, तो अगर आपने पे कर दिया, थिएटर हुआ या फिर स्टेडियम्स हुए. ठीक, तो अगर आपने इस थिएटर के लिए पे कर दिया अपने सीट के लिए, तो यू कैन एक्सक्लूड एनीवन एल्स
ठीक है, और जो थिएटर वाले हैं वो एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी को भी जिसने पे नहीं किया है। सो थिएटर और क्लब गुड्स आर excludable, but they are non-rivalrous. Why non-rivalrous? It is non-rivalrous because anyone who can pay can get the access to this theater or this stadium. ठीक है, तो ये नॉन राइवलरस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थिएटर में गए हैं तो सिर्फ आप ही मूवी देखेंगे, आपके साथ 50 लोग और भी मूवी देखेंगे। अगर आप स्टेडियम गए तो सिर्फ आप स्टेडियम में मैच नहीं देखेंगे, बाकी 30,000 लोग जो स्टेडियम में पेमेंट करके लीगली आए हैं वो भी देखेंगे। So that's why the club goods are non-rivalrous in nature but excludable in nature. तो कैसे गुड्स हो गए हमारे? एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक पब्लिक गुड्स जो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन राइवलरस होता है, यानी आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और नॉन राइवलरस यानी सभी के लिए अवेलेबल, जैसे क्लीन एयर और नॉन क्लीन एयर ऑल्सो, क्योंकि एयर तो सभी के लिए। पब्लिक पार्क्स जहाँ पे पेमेंट्स आपको नहीं करनी है, जैसे कई सारे पार्क है, लखनऊ में एक जनेश्वर मिश्रा पार्क है, आपको एक फीस देनी होती है। ठीक है, तो एक तरह से आप एक्सक्लूड कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पे एक या तो एक राइवलरस क्रिएट कर रहे हैं, राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं कि सब कोई वहाँ पे नहीं जा सकता। ठीक, बट जो पब्लिक पार्क्स हैं, जनरल जो पब्लिक आपके घर के आसपास वाले जो पार्क होते हैं वहाँ पे तो सभी कोई जा सकता है, तो इट बिकम्स अ नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल पार्क। अब यही पब्लिक पार्क कॉमन गुड भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तब वो बच्चों का जो ग्राउंड है जहाँ उसी एक पब्लिक पार्क में एक एरिया है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, नो वन एल्स कैन प्ले देयर, व्हाई? बिकॉज वन गेम इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये कॉमन गुड भी हो सकता है, ये पब्लिक गुड भी हो सकता है, बोथ आर लाइक सिमिलर गुड्स। ठीक है, क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल तो दोनों ही हैं, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते वहाँ से। राइवलरस हो सकता है पब्लिक गुड, वाई? कॉमन गुड, वाई? क्योंकि हो सकता है कि जिस एरिया का या जिस जगह का आप यूज़ कर रहे हैं कोई और यूज़ ना कर पाए, दैट बिकम्स राइवलरस। बट नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल कैसे हो गया? वो होता है पब्लिक गुड्स, उसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। और इस पब्लिक गुड में आता है क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, जो सबके यूज़ के लिए होता है। ठीक है, अब क्लीन एयर में अब हवा के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक्सक्लूड तो हुए नहीं। और अगर आप सांस ले लें तो आपके बगल वाला सांस रोक के खड़ा रहेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, तो राइवलरस भी नहीं है। तो पब्लिक गुड्स आर व्हाट? नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो सिर्फ दो तरीके से, यानी राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी के ऊपर हमने 4 तरह के गुड्स क्लासीफाई किए। सो दिस इज हाउ इन पब्लिक फाइनेंस यू क्लासीफाई गुड्स। अब इन्हीं गुड्स के ऊपर खासकर क्योंकि पब्लिक फाइनेंस है, तो पब्लिक गुड्स के लिए फाइनेंसेस कैसे आते हैं? हाउ you will finance or raise money for expenditure to make public goods available to everyone, clean air available to everyone, public parks, public buses available to everyone। ठीक है, कुछ कॉमन गुड्स भी पब्लिक गुड्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे पब्लिक ट्रेन्स हुई, पब्लिक बसेस हुई, लाइक दैट। तो इन पब्लिक गुड्स को फाइनेंस कैसे करें, क्या करें, कहाँ से बजट लाएं, ठीक है, इसी की पढ़ाई को कहते हैं हम पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली होगी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड में, और आपको समझ में आएगा कि पब्लिक फाइनेंस है क्या। इसी पब्लिक फाइनेंस में आगे जाते हुए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कुछ थ्योरीज जो बताती हैं कि हाउ द गुड्स आर फाइनेंस्ड। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस जिसको बोलते हैं, और थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आगे बढ़ते जब रहेंगे, और फिर इसको इंडियन इकोनॉमी से जोड़ते हैं हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इस सिलेबस में, कोर सिलेबस में, कि हाउ द टैक्स रेट्स हैव बीन चेंज्ड, हाउ द जीएसटी और द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव चेंज्ड। ठीक है, और हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल कंसोलिडेशन हैज बीन मेड इन इंडिया टू मेक इंडिया बेटर कंट्री फिस्कली। कैसे हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना चाहते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप द क्लास हियर। ठीक है, अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस पब्लिक फाइनेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बट डू कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरीज, और इफ यू वांट सम एक्सटेंशन इन दिस पब्लिक फाइनेंस, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस एटसेट्रा, तो कमेंट जरूर करिए, तो इसके आगे का पार्ट भी बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड डू ज्वाइन मी हियर। और आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी हियर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।